बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 है हमारा। उसका आर्टिकल नंबर 4.10 है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखा, देन हमने डिफरेंट रूट्स फाइंड करने के मेथड देखे यूनिटी के, एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि अगर हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो उन रूट से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब हमारा आर्टिकल ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलते हैं उनकी नेचर क्या होती है, एंड बिलीव मी इट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इवन आप एमएससी लेवल तक चले जाते हैं, आप हायर लेवल पे चले जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट से इस तरह के वाइवा में क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, इवन आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चले जाते हैं, इसके नेचर की बातें जरूर की जाती हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात करते हैं। इवन जो अभी रिसेंटली आपके जो इंटरव्यू लिए गए हैं 2022 वालों के फीमेल के, उनसे भी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई। ठीक है, तो आपके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है ना आपके रिटर्न में भी पूछा जा सकता है, तो ये सिर्फ बात नहीं है। पूछ सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेट इस फॉर्म का होगा तो नेचर क्या होगा, तो ये आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। जी, अब यहाँ पे क्या है, वी नो दैट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। से हमारा सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसकी स्पेड से हम निकालते हैं। वी सी दैट देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पार्ट ऑफ द फार्मूला। ठीक है, यानी कि दो पॉसिबल वैल्यूज जो आती है हमारे पास, वो कहाँ से आती हैं, वो इस वाले पार्ट से आती है। बाकी माइनस बी ओवर 2a तो वो दोनों के साथ है। ठीक है, तो प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें मेन पार्ट है आपके पास। The nature of the roots of an equation depends on the value of the expression this, तो इस वैल्यू पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम किसका नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। और आप देखेंगे आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, डिस्क्रिमिनेंट से जो मुराद ली जाएगी वो इसी फॉर्म का कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया, अब इसके केसेस देख लेते हैं। केसेस क्या हैं कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट केस कर लेते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, हम इसी से कर सकते। ठीक है, रूट्स की क्या है फॉर्म, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्म आ रही है हमारे पास। नाउ फर्स्ट केस हमें क्या कहता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स क्या होंगे हमारे पास, माइनस बी होगा, यानी कि x को हम इक्वल टू दिस लिखते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 ओवर 2। तो यहाँ से हमारा जो पहला रूट आएगा जिसको हम अल्फा का नाम दिया करते हैं, वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 है। और जो बीटा आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 है। तो 0 चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, वो एक संख्या आइडेंटिटी का रोल अदा करता है। तो माइनस बी ओवर 2 है एंड माइनस बी ओवर 2 है, तो दोनों हमारे रूट्स क्या आ गया, माइनस बी ओवर 2 है। अब आपको यहाँ पे एक बात पता लग रही है कि ये दोनों रिपीटेड है, एक ही वैल्यू को दो बार हमने लिखा हुआ है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है, रूट्स क्या हो गए, रिपीटेड हो गए। फिर आप देखें ये रूट्स की नेचर क्या है, बी एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, 2 टाइम्स ए भी एक रियल नंबर हो गया, दो रियल नंबर की क्वोशिएंट भी रियल नंबर होती है, नेगेटिव ऑफ अ रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। सो ये क्या हो गए, रियल। तो रूट्स क्या हो गए, रियल एंड रिपीटेड। यहाँ से आपने पहला स्टेप याद रखना है, जब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा रूट्स रियल भी होंगे और रिपीटेड इक्वल होगा। ठीक है, रिपीटेड इक्वल हो गया आपके पास। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आ जाती है, वो आपके पास क्राइटेरिया आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन। जी,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा अब। ठीक है, सेकंड केस आ गया। अब ये एक बात ये याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट पे यही तीन कंडीशन क्यों लगी जाती हैं, बिकॉज कोई भी अगर रियल नंबर है, ए अगर रियल नंबर है, देन उस पर तीन ही कंडीशन है, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या वो इक्वल टू 0 होगा, या वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है ये रियल का स्क्वायर है, -4 भी एक रियल है, ए भी रियल है, सी भी रियल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। तो इस रियल नंबर की तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या वो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल एंड रिपीटेड हो, ये बात तय होगी। अब अगर 20 के -4ac लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाता है, देन आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर ऐसा जो कि लेस देन 0 हो, ये तो रियल के अंदर अनडिफाइंड है, इट इज अनडिफाइंड। रियल के अंदर तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं होता। ठीक हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इट इज अनडिफाइंड इन आर, इट इज अनडिफाइंड इन or it is also undefined and so on. Square root of a negative number is always undefined. जी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा नंबर आया, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये बात हमें पता चल गई। अब वो रूट्स कितने होंगे या किस फॉर्म में होंगे, अब वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स जरूर आएंगे। रूट्स आर कम्प्लेक्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट आर अनइक्वल। अब ये चार बातें लिखी गई हैं, इन चार बातों की क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से। सबसे पहली बात है, वो कहता है कि इमेजिनरी, ठीक है, उसमें इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो भी वैल्यू एयोटा टाइम्स बीटा लिखी जाती है वो इमेजिनरी होती है, जो अल्फा प्लस एयोटा बीटा लिखी जाती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक हो गया, इसे पता चलता है कि हर इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर नहीं होता। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, 2 प्लस एयोटा 3 अगर लिखा होगा तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसका एक पार्ट जरूर इमेजिनरी है, ये पार्ट उसका इमेजिनरी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैंने आपका डिटेल्ड लेक्चर करवाया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, सो यहाँ पे क्या फॉर्म हमारे पास आ गई है कि इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आने का मतलब होगा कि हमारे पास रूट किस फॉर्म की है, यानी इसमें फिर बी 0 होगा। जाहिर सी बात है, ये डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब है इस रूट की नेचर क्या हमारे पास किस फॉर्म के आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कोई भी आपके पास जैसे बी स्क्वायर -4ac जो भी अगर लेस देन 0 है, साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, कोई इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये रूट्स किस फॉर्म के आएंगे, अयोटा बीटा फॉर्म के आएंगे। अब एक तो हमें पार्ट मिल गया कि ये रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये बात इमेजिनरी के लिए आपको हमेशा याद रहेगा कि उसका रियल पार्ट 0। ठीक है, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स का थोड़ी सी शॉर्ट सी जो रिविजन है ना, मैं अभी आपको जो है ना यहाँ पे इरेज करके ब्लैक फेस पे करवा देती हूँ। एंड डिस्टिंक्ट आर अनइक्वल की बात करें, ठीक है, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल दोनों बातें, या तो वो डिफरेंट होंगे या अनइक्वल, एक ही बात करते हैं। ठीक है, जो चीजें डिफरेंट होती हैं वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, मुनफरिद होंगे या बराबर नहीं हो, ये करेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ रही है। या ऐसा होगा कि आपका रियल पार्ट 0 के इक्वल नहीं, यानी फिर वो आपके पास a प्लस एटा बीटा की फॉर्म में, प्लस माइनस एटा बीटा की फॉर्म में। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं ना वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स जो आते हैं ना आपके पास, इनफैक्ट जो इरेशनल रूट्स आते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। पेयर्स का मतलब होता है दो दो आते हैं, एक ही तरह के दो दो आते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर इमेजिनरी रूट आपके रूट्स निकलते हैं तो a प्लस माइनस एटा बी फॉर्म में। अब आप देखिए एक रूट क्या आया, a प्लस एटा बी, दूसरा क्या आया a माइनस एटा बी, तो ये पेयर में नहीं है, दो एक ही तरह के हैं, बस इनमें जस्ट साइन का चेंज है। और वो साइन चेंजिंग क्या कहती है, कॉन्जुगेट पेयर्स है। अगर मैं इसको जी का नाम दूं तो ये कौन सा है, जी कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है तो जो रूट्स आते हैं, एक तो बात है वो अनइक्वल और डिस्टिंक्ट है, ये इक्वल तो नहीं है ना, जी कभी भी जी कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं होता जब तक वो ये जो है रियल ना हो। आपने रिजल्ट पढ़ा था, जी इज इक्वल टू जी बार इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू a, दैट इज इट इज रियल। ठीक है, जब तक वो रियल नहीं होता उसके अपने कॉन्जुगेट इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे रियल तो वो है नहीं, वो इमेजिनरी है, इसका मतलब है ये इक्वल हो नहीं सकते। ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बट अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, ये कॉन्जुगेट पेयर्स है। ठीक हो गया, ये क्राइटेरिया। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके आएंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे,
यहाँ पे एक और चीज जो स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है देन कॉन्जुगेट पेयर्स में हमारे पास सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, ये वर्ड यूज करते हैं। और यही ऑप्शन में भी लिखा आ सकता है कि किस तरह से आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है वो आपके पास पॉसिबल होता है व्हेन ए ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आ गई, देन ये वो बेसिक रूल है जिससे आपके रूट्स जो है वो रियल भी आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात तो निकल गई, रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट भी। ठीक है, इन सारी चीजों को एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलता है जिसमें हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं। अब उन रूट्स की हमने नेचर चेक करनी है। रूट्स की नेचर हमें कहाँ से पता चलेगी, उसके डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगी। अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो आ जाता है इक्वल टू 0, ठीक है, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल प्लस इक्वल। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है देन रूट्स के डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, पहली बात हमारे जेहन में जो आएगी वो इमेजिनरी क्या आएगी, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स क्या आएगी। तो हम उसको जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स लिख देते हैं। इसमें हमारी सारी बातें क्लियर हो जाती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स लिख दिया, इमेजिनरी वाली बात उसके अंदर आ गई, कॉन्जुगेट लिख दिया, अनइक्वल वाली बात उसके अंदर, पेयर्स लिख दिया, इसका मतलब है दो एग्जिस्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। टी ग्रेटर देन 0 है, सिंपल सी बात आ गई, पहली बात है रियल आएंगे, कॉम्प्लेक्स तो आ चुकी है अगर वो लेस देन 0 होते, रियल आएंगे प्लस डिस्टिंक्ट आएंगे या अनइक्वल। आप तो इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, वो जो भी वैल्यू देगा वो प्लस माइनस दो तरह की वैल्यू आएंगे और ये आपके पास। एंड मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडली पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ये देखा ना कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, ठीक है, लेस देन 0 की वजह से। अब ग्रेटर देन 0 होने पे ना यहाँ पे दो कंडीशन रखती है। वो दो कंडीशन आपके पास इस तरह से रखती हैं, हो सकता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, a number which can be written as a square। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर आपके पास है, ए स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जैसे देखिए 9 है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास 25 है, ठीक है, उसको क्या लिखा जा सकता है, 5 स्क्वायर 25 लिखा जा सकता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपका स्क्वायर रूट क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। ये चीज आपने पढ़ी थी, ठीक है, आपने पढ़ा था, आपने रिजल्ट क्या पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इरेशनल इफ ए इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर जो है ना अपोजिट बात बताएं, उसका क्या मतलब है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा, रैशनल होगा। ये वही बात लिखी है, 20 के माइनस 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन ये वाला पार्ट क्या होगा, ये रैशनल पार्ट का होगा। सो द रूट्स आर रैशनल अदरवाइज इरेशनल, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। ये थर्ड केस के दो आगे से इंप्लीकेशंस निकलती हैं, ये सिर्फ थर्ड केस की निकलती है, ठीक है, बाकी दो की निकलती। थर्ड केस की दो इंप्लीकेशन निकलती हैं। पहली इंप्लीकेशन ये है कि अगर आपका ये जो पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, देन आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, और रियल तो उसमें आ जाएगा आपका, और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। ये क्राइटेरिया आपका यहाँ से लगता है। और अगर आपका जो यहाँ पे अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सेकंड में अगर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बीस के मैं नॉट, तो अगर आपके रूट्स क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे, और ये भी पेयर्स में आएंगे आपके पास। ठीक है, वो रैशनल में आएंगे और ये भी क्या आएंगे, पेयर्स में आएंगे। तो आपने याद यहाँ पे क्या रखना है कि पेयर्स में कौन कौन से आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, और जो इरेशनल होते हैं वो बेसिकली एडिटिव इनवर्सेस के तौर पे आ रहे होते हैं। ये भी इनका क्राइटेरिया यूज हो जाता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ये नेचर हो गया। अब डिफरेंट आप इस पे जो है ना एग्जांपल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये x² प्लस x प्लस इक्वल टू 0 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका डिस्क्रिमिनेंट पार्ट करेंगे। b² माइनस 4x इक्वल टू 0 माइनस 8 आ गया। सब पता चल रहा है कि ये क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने पे ये क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी होने की वजह से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स को भी फॉर्म करेगा और हमारा डिस्टिंक्टली अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। जी नेक्स्ट इसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ फैमिली ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल रूट। रूट्स इक्वल कब होंगे, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपने एक ही पढ़ी थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता था, 0 के इक्वल आया करता था। तो वही कंडीशन है, आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, इसको 0 के इक्वल करके आपने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल बताने हैं, एंड शो दैट द रूट्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली ये कंडीशन है। आपने जो है ना इसकी इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूफ करना है। रियल प्रूफ करने के लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप देखेंगे क्या फॉर्म बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ये भी एक डिफरेंस है, रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने ये कंडीशन पढ़ी थी कि x स्क्वायर आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वट एवर द आर इज, x अगर r को बिलोंग करता है देन x स्क्वायर ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी की वजह से 0 की वजह से ये 0 भी हुआ करेगा। तो सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। 3 स्क्वायर्स का सम आ गया, वो एक रियल नंबर आएगा। सो 2 टाइम्स है वो भी एक। तो डिस्क्रिमिनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट इज रियल। ये कंडीशन आपके पास है। ठीक है। अब अगर इक्वल अगर करना चाहता है डिस्क्रिमिनेंट 0 करेगा वो आपकी वैल्यू। अब आपने क्वेश्चंस कर लेने, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेचर ऑफ रूट्स आपने बतानी है, आपने अपने जो है ना कंडीशन वही अप्लाई करनी है जो आपकी एग्जांपल्स में। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए अननोन हो और वो आपके लिए कोई डिफरेंस या कोई क्राइटेरिया स्टार्ट कर। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो इक्वेशंस का सिस्टम होगा जो दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेगा, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वी हैव सो फॉर बीन सॉल्व क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक वेरिएबल के अंदर सॉल्व किया था, अब आप उनका सिस्टम ले लेंगे और जिनमें से एटलीस्ट वन क्या हुआ करेगी, क्वाड्रेटिक हुआ करेगी। ठीक है, दो इक्वेशंस आया करेगी, दो वेरिएबल, उनमें से एटलीस्ट वन क्या हुआ करेगी, क्वाड्रेटिक हुआ करेगी। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व किया करेंगे, ये आपके मेथड्स हैं। The value of we need a pair of equations, such a pair of equations is called a system of simultaneous equations। ठीक है, simultaneous equations इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों का जो सोल्यूशन या आता है, दोनों का एक तो पहली बात है कि दोनों को सेटिस्फाई करता है। दूसरा इसको simultaneous equations इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको एट अ टाइम जो है ना सॉल्व किया जाता है। ठीक है, simultaneous का जो एक मफहूम आप लेते हैं ना, हम कहते हैं बिलतरतीब करना सॉल्व किसी चीज को। ठीक है, या बिलतरतीब या एट अ टाइम किसी चीज का एक जो है ना कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस सीक्वेंस का मतलब है कि दोनों इक्वेशंस एट अ टाइम सॉल्व की जाएंगी और दोनों का जो सोल्यूशन है जो है ना ए सॉल्व करके आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका कोई जनरल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक जो हमने कुछ टेक्निक्स बनाई हुई है, वो टेक्निक जो है ना हम 3 केसेस में कर लेंगे। अगर एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल मैं आपको शॉर्ट मेथड बस उनके बताते जाती हूँ ताकि आप इनकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी दी हुई है और आपको एक साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ठीक है, उधर मैंने एबीसी यूज कर लिया, यहाँ पी यूज कर लेते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से इजीली किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की निकाल सकते हैं, एक्स की निकाल सकते हैं। आपने किसी एक की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देंगे। जब आप इसमें पुट करेंगे आपके पास क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, उसी की फॉर्म पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मैंने आपके पास लिखी है, आप इसकी वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ एक्स में भी हो सकती है, सिर्फ वाई में भी हो सकती है, दोनों फॉर्म में आपके पास हो सकती है। ठीक है, जी तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या आएगा, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आप इसकी लीनियर फॉर्म में से एक वैल्यू निकाल के उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वो आपकी सारी इक्वेशन जो है एक वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, उस एक वेरिएबल के अंदर जाके आप इसको सॉल्व करना जो है ना सीख चुके हैं और आप उसको सॉल्व करें। सिंपल, जैसे ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू जिसकी मर्जी निकाल इसमें पुट करें, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, बस तरीका कार आपको पता होना चाहिए, ये तरीका भी वो पूछ सकता है। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया जो है उसने 4.4 के अंदर दिया हुआ, सॉल्व सिस्टम ऑफ
इक्वेशन। तो इसके अंदर आप सबके अंदर देख सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। दूसरा केस हमारे पास ये बनेगा कि दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक होगी। इसमें आप एक थोड़ा रूल यूज करते हैं जिससे आप बड़े इजीली फेमिलियर है। हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बोथ, अगर अब उसमें क्लासिफाई किस तरह से है कि बोथ इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म, ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स हो। फिर वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, कोई एक होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस क्या होती है, जिसका 0 0 सोल्यूशन होता है। बोथ इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। तो तीन टाइप्स के आप पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना उनकी रिस्पेक्ट से इनको सॉल्व किया है। अगर आपके पास क्राइटेरिया ये है कि दोनों के अंदर एक्स की पावर्स आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, आप क्या करेंगे, एक को यू लेट कर लेंगे, एक को वी लेट कर लेंगे, ठीक है। आप इनको फिर लीनियर के तरीके से सॉल्व करके लास्ट में जाकर सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए एक्स के यू के इक्वल है, वाई के वी के इक्वल है, आप इनको पुट कर लेंगे और मजीद आप इसको सॉल्व करेंगे। इनको हैंड से क्वेश्चन को करवाने की जरूरत तो नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज आप कर सकते हैं। इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रही, क्योंकि इनकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी जो आपके पास कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे कंफर्म कर दे, अगर कहते हैं तो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, चेक कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। चलो जी, ये इसी तरह से आपके पास सॉल्व द इक्वेशंस है और उस फॉर्म में आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास गिवन इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आपके पास क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि उसमें एक होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस मतलब इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है इसका एक 0 0 सोल्यूशन होगा, बेशक इसमें 0 पुट करें, इसमें भी 0 पुट करें, एक्स और वाई तो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप 0 0 पुट करते हैं ना, एक्स को 0 करें, वाई को 0 करें, देन आपका आंसर आता है 0 = 24। तो 0 तो 24 के इक्वल नहीं होता। तो ऐसी इक्वेशन जिसका 0 सोल्यूशन नहीं होता वो आपके पास कौन सी होती है, वो नॉन होमोजीनियस होती है। जिसका 0 सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होती है। उसी के अंदर अब आपने बात करनी है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या किया करेंगे, आप सिंपली जो होमोजीनियस वाली हुआ करेगी उसको फैक्टराइज किया करें। हमने पहले ही ये काम किया है। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स और वाई दोनों के लिहाज से करनी है। अब इसमें तरीकाकार एक ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करें। कांस्टेंट है नहीं, समझना कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जैसे आपके पास वाई स्क्वायर था, ठीक है, उसको उसने कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट किया। कांस्टेंट के तौर पर जब ट्रीट किया, बाकी उसने फैक्टराइजेशन कर ली। जैसे उसने किया एक्स स्क्वायर, उसने बस इसको कंसिडर किया, -3x + 2 किया। जब उसने उसको कंसिडर किया तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनेगी, x² - 2x - x + 2, ठीक है। तो इसका क्या काम बनेगा हमारे पास। अब इसी को आप जो है ना दूसरी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अब आप देखिए -2x बना, अब यहाँ पे क्या चाहिए, -3xy, इसके साथ भी y लगा दे, इसके साथ भी y लगा दे, ठीक हो गया, +2y² आ गया। बाकी आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, वही फैक्टर्स आपके पास आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट करने नहीं आती, ये तो सिंपल सी फॉर्म थी, इसकी तो आप कर सकते हैं कि दो वेरिएबल में अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें। उधर से आपके एक्स की दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक बार एक को पुट करें, एक बार दूसरी को पुट करें, तो यहाँ से आपको एक हेल्प मिलेगी। वहां पे आपके पास सोल्यूशन जो है, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन एक यहाँ से सोल्यूशन कितने आते हैं वो भी याद रखिएगा। एक्स यू को आपने x² पुट किया, वी को y² पुट किया, आपके पास कितने आंसर आए, 4 आंसर्स आए हैं। बिल्कुल उसी तरह इसके भी 4 ही आंसर्स आए, ये देखिए, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दोनों के दो दो बनेंगे, ठीक है। बेशक क्वाड्रेटिक है तो रूट्स का भी क्वेश्चन कर लिया जाता है अक्सर, ठीक है। रूट्स का भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स आए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि दोनों ही नॉन होमोजीनियस, ठीक है। जब दोनों नॉन होमोजीनियस आ जाती हैं, आप क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक जो x² वाली टर्म होती है या y² वाली टर्म होती है उसको कैंसिल आउट करते हैं और आप बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। हम इनसे क्या करेंगे, एक होमोजीनियस इक्वेशन स्टिक करेंगे। वो होमोजीनियस किस तरह हमारे पास किस तरह से आती है, आप कांस्टेंट को भी कर सकते हैं एलिमिनेट, आप एक साइड को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। इसके अंदर उसने बताया है कि वी कैन गेट अ होमोजेनियस इक्वेशन x and y if we get rid of the constant, अगर आप कांस्टेंट से निजात हासिल कर लें। हायर लेवल पे आप जाकर देखेंगे कि हम क्या किया करते थे कि हम इन में से किसी एक को भी खत्म करके फिर हम बाकी को सॉल्व कर लेते थे। तो तब हमारे पास कंडीशन आती थी जब उसमें x y टर्म लिया। ये डिपेंड करता है आप इस किसी भी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जो आपको इजी वे लगता है। इसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर बताया गया कि आप इन कांस्टेंट्स को खत्म कर लें। कांस्टेंट्स खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको इनके जो है ना किसी भी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को इनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। या आप किसी एक ही टर्म को जो है ना अगर एक दूसरे का मल्टीपल आ रहा हो तो आप दूसरे को उसके जो है ना किसी भी डिवाइडर जो क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से फॉर्म बना लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे 5 और 18 था
उसने 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का यहाँ पे सेम आ गया। सेम आने के बाद आप उसने बस क्या किया, तो सॉल्व कर दिया, सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करने से आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, होमोजेनियस में चला गया, होमोजेनियस की हमें फैक्टराइजेशन करनी आती है। टाइप 2 पे हम चले गए, जब हमने फैक्टराइजेशन कर ली फिर हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर ली। सिंप्लीफिकेशन हमें आती है, मैथ्स में हम करते ही सिंप्लीफिकेशन, तो हमें आता ही है मैथ्स में। तो 4 आपके जो हमारा पार्ट्स आ गए वो आप कर लेंगे, तो चुप करके आपने ये सारी 4.9 एक्सरसाइज भी कर लेनी है और ये आगे जाना। इसमें ये नहीं है कि आपने हर एक क्वेश्चन, एक दफा मैंने आपसे कहा हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया, जो बहुत ज्यादा जो है ना, जिसमें बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव होती है, उनमें हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया करें। लेकिन जिनमें कोई लॉजिक होती है ना, वो लॉजिक वालों में से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी के लिए मैं इसको आपके इस पार्ट के अंदर से स्किप कर रही हूँ। इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम जो होती है ना, जो मैथमेटिकल फॉर्म में होती है, ये स्टूडेंट्स को ज्यादा जो है ना बनानी ही नहीं आती। ठीक है, तो इस चीज को जो है ना, उसमें मैं एक अलग से आपका क्राइटेरिया बनेगा, वो मैं आपका जो सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ अब से, इंशाल्लाह आपका जो स्टार्ट हो जाएगा क्लास 6 से, तब उस वहां से उस पॉइंट से मैं आपको ये चीजें जो है ना सिखाना शुरू करूंगी कि किसी भी जो आपके पास स्टेटमेंटिक एक फॉर्म होती है उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है। जब आप वो सीख लेंगे आपको ये चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, आप एक हायर लेवल से शुरू करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप सिर्फ फिर वही वाली मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे जो आपके सिलेबस में हो। किसी और आई भी मैथमेटिकल जो आपके पास स्टेटमेटिक फॉर्म होती है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सके। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं अभी यहाँ के लिए स्किप कर रही हूँ, इसको छोड़ नहीं रहे, ये हमने करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना चैप्टर आई थिंक एंड हो रहा है 4.G, ये आपका चैप्टर नंबर 4 एंड हो रहा है। अब आपने इसको कर लेना है, आपने तकरीबन जो है ना 4.9 तक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, इसको करने के बाद अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने अपने एमसीक्यूज को करना है। ठीक है, एमसीक्यूज करने के बाद आपने एक प्रैक्टिस करनी है अच्छी सी, और कल इंशाल्लाह आपका इस पे क्विज होगा और आपने उसके लिए रेडी रहना। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी है कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो पूछ लें। जी चैप्टर 4 डन है, एंड करें हम इसको। ठीक है जी, आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आपकी ये जो हो जाएंगी क्विजेस देने के बाद भी आपकी वीक में मैंने 2 डेज फिक्स करने हैं जिस दिन आपकी डिस्कशन हुआ करें। ठीक है, उस दिन मैं पढ़ाया नहीं करूंगी, बस हम डिस्कस किया करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करेंगे जो आपको किसी भी टॉपिक में आती है। ठीक है, एक चीज जो मुझे याद आई, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको बताती हूँ, कम्प्लेक्स की मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। तो ये होती है कि जब भी आपके पास एक सिंपल नंबर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, देन ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, जिनको इमेजिनरी नंबर वो एटा बीटा फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या एटा बी फॉर्म में, इनको इमेजिनरी और प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, या प्योर इमेजिनरी। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म, चलो मैं इसको अल्फा ही कर देती हूँ, अल्फा प्लस एटा बीटा। ठीक है, वो आपके पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ से आपको डिडक्शंस मिला करेंगी, जो आर है वो सी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको मैं आई एम नाम दे लेती हूँ, जो इमेजिनरी नंबर्स है वो भी सी के अंदर पड़ेगा। यानी कि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर आपके पास क्या, सॉरी, हर रियल नंबर आपका एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, एक इमेजिनरी नंबर आपका कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्राइटेरिया आता है। आर भी सी के अंदर ही पड़े हुए हैं, हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो एज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर हर इमेजिनरी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो रियल पार्ट। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जीरो रियल पार्ट, यहाँ पे आप कर सकते हैं जीरो इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जिसके दोनों नॉन जीरो हो, इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट, वो एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 3 है आपके पास, ये दोनों इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये बताते खुद ये है कि दोनों नॉन जीरो करते हैं, तो आपके पास प्योर कम्प्लेक्स